हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे एकेटीयू के एकेटीयू यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स टूस की, जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सारे मेथड्स को कंप्लीट कर लिए थे। पहले मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सॉल्व कर लिया था। दूसरे में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा मेथड था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों मेथड को हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया था और इसके एक एक एग्जाम्पल भी कर लिए थे। तो आई होप आप सभी को ये सारे मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं हम लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए तो एक बार मैं रिकैप करवाता हूँ। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा लोग का ऐसा स्टैंड फॉर्मेट में मिलता है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू क्यू यहाँ पे। और आज हम लोग बात करें तो हम लोग आज शुरू करेंगे हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके बारे में आगे जानेंगे। मैथ्स 2 का पहला चैप्टर और पहले यूनिट के पहले टॉपिक को शुरू करेंगे। तो ये था हमारा लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, जिस फॉर्मेट में हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है या हम लोगों को इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। जहाँ उसके बाद क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता था e⁻p dx होता था, क्योंकि p और q क्या होता था, हमारा फंक्शन ऑफ x होता था। तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करते थे, x के रिस्पेक्ट में करते थे। फिर जो इंटीग्रल फैक्टर आता था उसको y से मल्टीप्लाई करा के फिर q के साथ में मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेट करते थे x के रिस्पेक्ट में, और यही हमारा आंसर हो जाता था। तो आइए एक एग्जाम्पल करके और देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, तो हमारा एग्जाम्पल है dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अगर देखें तो इसका कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2 एंड q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे साइन ऑफ x। p की वैल्यू 2 आ गई, q की वैल्यू साइन ऑफ x आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है e⁻p dx इंटीग्रेशन p dx। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितना है 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया भाई हमारा लोग का e⁻2x। ठीक, अब हम लोग इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन क्या बनती थी, y इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पे देखे तो y की वैल्यू क्या है, y वेरिएबल है यही रहेगा, और इंटीग्रल फैक्टर आया e⁻2x इज इक्वल टू यहाँ q की वैल्यू है साइन x और e⁻2x dx प्लस c। ये इक्वेशन बनी हमारी लोग की। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भी देखा था कि यहाँ पे जैसे यहाँ ये तो एज इट इज रहेगा y e⁻2x इज इक्वल टू ये, यहाँ पे ये बाई पार्ट्स रूल जो लगता था हम लोग आई लेट करते थे। ये आई की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अगर आई को देखें तो आई हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x e⁻2x है dx, ये है।
अब हम आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताते हैं, ये हमारा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इफ इंटीग्रेशन e ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx है, अगर हमारा है e टू द पावर ax साइन bx dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c। ये एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको बाई पार्ट्स नहीं लगाना है तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद कर लीजिए और इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यही चीज़ अगर आपका कॉस के साथ हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉस के साथ में हो, तो e टू द पावर ax cos bx dx हो, तो इसका सेम वही फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax, थोड़ा सा डिफरेंट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ होता है a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। ये इतना सा फॉर्मूला होता है cos अगर साथ में रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में। तो अगर आपको बाई पार्ट्स रूल नहीं यूज करना है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और डायरेक्ट यूज कर सकते। तो देखते हैं बाई पार्ट से, तो हमारा फंक्शन क्या है, i इज इक्वल टू साइन ऑफ x e टू द पावर 2x dx। हमने कल पढ़ा भी था, आइलेट से फंक्शन को फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन लेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स एज इट इज हो जाएगा, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x अपॉन में 2, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x होगा अपॉन में 2 होगा। ये आई होप आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता होगा। माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx, फिर यहाँ पे साइन ऑफ x e टू द पावर 2x अपॉन में 2 माइनस डिफरेंस 1/2 बाहर आ गया, e टू द पावर 2x cos ऑफ x dx। फिर वो देखिए यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल बन गया, तो फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो फिर से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, i इज इक्वल टू साइन x e टू द पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन हमारा cos हो जाएगा और सेकंड फंक्शन e टू द पावर 2x हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, cos x एज इट इज, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का डिफरेंशिएशन d/dx cos x, फिर इंटीग्रेशन है यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस ऐसे, तो cos d/dx cos x इंटीग्रेशन करेंगे कितना, इसका e टू द पावर 2x dx का, फिर पूरे का dx, ये फिर बंद। तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू साइन x e टू द पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2 cos ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन फिर वही आएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा cos x e टू द पावर 2x अपॉन में 2 माइनस, यहाँ पे करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x, इसका इंटीग्रेशन सॉरी इसका डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन x, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx हुआ। अब इसको देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, i ऑफ साइन x e टू द पावर 2x अपॉन में 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं 1/2 के साथ में, तो 1/4 e टू द पावर 2x
कॉस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए 1 2 3 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई भी होगा और यहाँ से 2 बाहर भी जाएगा, तो ये भी 1/4 बनेगा। यहाँ पे e⁻²x साइन ऑफ x बनेगा dx, और हम लोग इसी को आई लेट करके चले हैं। अगर देखें तो इसी को हम लोग आई लेट करके चले हैं, ये देखिए इसी फंक्शन को आई लेट करके चले हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको क्या रिप्लेस कर देंगे, आई से रिप्लेस कर देंगे। आई से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू साइन ऑफ x e⁻²x अपॉन 2 माइनस 1/4 e⁻²x कॉस ऑफ x माइनस 1/4 आई। अब 1/4 आई उधर चला जाएगा LHS में, तो आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू यहाँ बचेगा e⁻²x साइन ऑफ x बाई 2 माइनस 1/4 e⁻²x कॉस ऑफ x। यहाँ पे देखें इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4 प्लस 5, तो 5 अपॉन 4 आई इज इक्वल टू e⁻²x साइन ऑफ x अपॉन 2 माइनस 1/4 e⁻²x कॉस ऑफ x। आगे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे, 5/4 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5/4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4/5 e⁻²x साइन ऑफ x अपॉन 2 माइनस 4/5 इंटू 1/4 e⁻²x कॉस ऑफ x। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल, तो 2 बचेगा, तो नेट आई आएगा आई 2/5 e⁻²x साइन ऑफ x माइनस 1/5 e⁻²x कॉस ऑफ x। यहाँ पे अगर देखें तो 1/5 e⁻²x, सॉरी यहाँ पे देखें तो e⁻²x अपॉन 5 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 2 साइन x माइनस कॉस x बचेगा। ये हमारा i की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं और यही सेम चीज़ आना चाहिए हमारा। ठीक, अब देखते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था भाई, i इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, e⁻ax अपॉन a² प्लस b² ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx। तो ये क्या आना चाहिए, e⁻x a की वैल्यू क्या थी 2, तो e⁻²x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2² प्लस b² की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या थी 1 थी। अब देखो अगर वहाँ फंक्शन था क्या, एक बार आपको मैं याद दिला दूँ, तो i इज इक्वल टू e⁻² इंटीग्रेशन साइन ऑफ x dx। तो यहाँ पे देखो तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻²x अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट में a की वैल्यू 2 साइन bx की वैल्यू क्या, b की वैल्यू 1 है तो साइन 2x माइनस b की वैल्यू 1 है, कॉस b की वैल्यू 1 है तो कॉस x। तो यहाँ पे क्या आ रहा है e⁻²x अपॉन नीचे में 2 की पावर 2 करेंगे 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 2 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। तो आप देख सकते हैं ये सेम आंसर वही मैच किया है, यहाँ पे देखिए ये सेम आंसर वहीं पे मैच किया। इसको हम रेड से हाईलाइट कर देते हैं तो आपको दिखेगा ये दोनों बॉक्स वाले आंसर सेम है। तो अब आप जिससे मन करेगा उससे, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बाई पार्ट्स फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को समझिए और यूज़ कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके या आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तब आप फटाक से रखिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आंसर, और ये ले जाके हम वहाँ इक्वेशन में रख देंगे आई की वैल्यू, वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम वही आई की वैल्यू ले रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं हायर ऑर्डर, जो हमारे मैथ्स 2 का पहले यूनिट का पहला टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लोग का पहला टॉपिक क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट।
कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें से आपको जो ये टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, AKTU सेमेस्टर एग्जाम में आपको एक साथ 7 मार्क्स का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यहाँ से, जर्नल सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और यहाँ पे ऑर्डर भी कैसा होगा हमारा, हायर ऑर्डर का होगा। अभी तक हम लोग कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे, अब कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर पढ़ेंगे। तो अब समझते हैं, अभी हम लोगों ने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट पढ़ के आ रहे थे। क्या थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लोग का, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वहां पे, हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा। अब यहाँ पे देखें तो ऑर्डर क्या है हमारा, यहाँ पे ऑर्डर देखें तो ये क्या है, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी की पावर। यहाँ पे अगर dy/dx लिखा है तो यहाँ पे d कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, y 1 बार, तो ऑर्डर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था। अब यही हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हुआ होगा, डिफरेंशिएट हुआ होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हायर ऑर्डर या 2 डिग्री ऑर्डर। तो वहां से ऑर्डर पता चलता है। तो अब हमारी अगर देखें तो, और यहाँ पे अभी तक हम लोगों के पास कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं हुआ करता था dy/dx के साथ में, बट अब हमारे पास जो होगा कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। तो हम देखें ये इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती कैसे है या लिखी कैसे जाती है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर लिखें हम लोग तो ये लिखी जाती a0 d⁻n y अपॉन dx की पावर n प्लस a1 dn-1 y अपॉन dxn-1 प्लस a2 dn-2 y अपॉन dxn-2, ऐसे तब तक जाती है जब तक a ऑफ n y ना आ जाए इज इक्वल टू क्यू। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, a0 a1 a2 ये an, ये सब सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं। और किसके साथ में लगे हैं, dy/dx वाली टर्म के साथ में लगे हैं। तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। और हायर ऑर्डर कैसे है, यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिखा है तो हम लोगों ने वेरिएबल लेट के करके चला है। न्यूमेरिकल में और प्रॉब्लम में हम लोगों को यहाँ पे गिवन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए n है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-2 है। तो यही डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बस हम लोगों ने क्या किया है, इसका ऑर्डर एक्सपेंड कर दिया है। ऑर्डर एक्सपेंड कर दिया मतलब डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल का कई टाइम्स में कर दिया है, और यही सेम इक्वेशन इंक्रीज करके लिख दिया गया है। तो ये बन गई हमारी लोग की हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है या इसके बारे में नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी क्या है, a0 dn y अपॉन dx⁻n प्लस a1 dn-1 अपॉन dxn-1 प्लस a2 dn-2 y अपॉन dx⁻n-2, ऐसे ऐसे an ऑफ y इज इक्वल टू q। ये हमारा था पूरा इक्वेशन है, वेयर a0 a1 a2 डैश 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 an, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, ये सारे कांस्टेंट है। एंड क्यों क्या होगा हमारा, फंक्शन ऑफ x होगा। यहाँ पे क्यों क्या होगा हमारा, सेम उसी तरीके जैसे हम पहले पढ़े थे, p एंड क्यों जो होते थे फंक्शन ऑफ x होते थे, ये क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे हमारे पास। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अभी तक फर्स्ट ऑर्डर होता था तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर निकाल के उसको इक्वेशन में पुट कर देते थे तो लीनियर इक्वेशन आ जाती थी। बट अब यहाँ पे ऑर्डर हायर है तो इसको सॉल्व करने के क्या मेथड होंगे, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन इसका हम लोग देते हैं, इसका डायरेक्ट y इज इक्वल टू CF प्लस PI, इसका इक्वेशन हम लोग देते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट का है। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन या जर्नल सॉल्यूशन इसको हम लोग बोल सकते हैं, जर्नल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्या होती है जर्नल सॉल्यूशन, क्या होती है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब CF क्या है यहाँ पे सर, CF को बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और PI क्या होता है सर, पर्टिकुलर इंटीग्रल।
पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो ये हमारी इक्वेशन थी, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है, इसका जर्नल सॉल्यूशन डायरेक्ट इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जर्नल इक्वेशन इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो अभी आप लोग परेशान ना होइए, दो वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, एक वर्ड लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा वर्ड लिख दिया पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये दोनों वर्ड नए हैं आपके लिए। तो अभी इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अब एक एक वर्ड को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है इसको जानते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म CF है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, ए नॉट डी एन हमने कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन क्या लिखी थी, ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ऐसे ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन है जब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यू की वैल्यू जीरो होती है। क्या बोल रहा हूं, जब क्यू की वैल्यू जीरो होती है तो उस कंडीशन में इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, या ऐसे बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन व्हेन क्यू इज जीरो। क्या, जब क्यू की वैल्यू जीरो होती है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, जब हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हो और उसमें क्यू की वैल्यू जीरो होती है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन या जो सॉल्यूशन निकाला जाता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला कैसे जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF के लिए क्या सबसे पहले हमको लोग को लिखना पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन अब कैसे लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए देखो एक नोट पॉइंट यहां पे ध्यान देना। अभी तक हम लोग यहां पे dy बाई डी एक्स को f डैश एक्स पढ़ा, y1 पढ़ा या dy बाई डी एक्स पढ़ा है, बट अब से यहाँ पे हम लोग ये चीज ध्यान देंगे कि d बाई डी एक्स जहां भी मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको हम लोग कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे। जहां भी कैपिटल D मिलेगा उसको dy बाई डी एक्स समझेंगे, या जहां पे d बाई डी एक्स होगा उसको हम लोग कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे। मींस जो dy बाई डी एक्स लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D ऑफ y, और यही सेम चीज अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम लोग इसको क्या समझते हैं, d2 स्क्वायर d स्क्वायर y, या d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा है तो इसको क्या समझ सकते हैं, d क्यूब ऑफ y। तो ये अब आप आज से हम लोगों को ध्यान देना है कि d बाई डी एक्स लिखा है तो इसको d पढ़ेंगे, dy बाई डी एक्स लिखा है तो इसको d ऑफ y पढ़ेंगे, ये d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो d स्क्वायर y हो जाएगा, सेम इसी तरीके d क्यूब y हो जाएगा। अब इक्वेशन में अगर हम लोग देखते हैं, इक्वेशन हमारी क्या लिखी थी, ये थी ना a नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस a1 डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स पावर n माइनस वन प्लस ऐसे ए एन वाई, या इसके पहले का एक टर्म आया होगा, इसके एक पहले का टर्म आया होगा ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू, अब CF निकाल रहे हैं तो हमने क्या बोला, क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ए नॉट डी एन बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस ऐसे ए एन, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे आपको लिख दिया ए एन, ये इक्वेशन हमारी ऐसे होती है, इक्वेशन हमारी ऐसे होती है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए एन एक्स, इसके ए एन माइनस वन के टर्म पे क्या आ रही होगी, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा होगा। तो यहाँ से y हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो y को हटा देंगे यहाँ से,
यहाँ पे y को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे y को, तो डी बाई डी एक्स प्लस ए एन, इस पूरे से हम लोगों ने y को कॉमन ले लिया। क्या कर लिया, y यहाँ पे कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो था नहीं, ये देखो यहाँ से ये y हटा दिया, यहाँ से ये y हटा दिया, यहाँ से ये y हटा दिया। अब इसके जस्ट पहले वाला टर्म यहाँ पे लिखा होगा ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म रही होगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, y को कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया और यहाँ से ये इक्वेशन लिख दिया। तो अब अगर हम लोग देखें, अभी आपको जस्ट मैंने क्या बताया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट ही बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, अभी हमने क्या कहा, डी बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, डी से। तो यहाँ पे देखो किससे रिप्लेस कर देंगे इसको, ए नॉट डी, सॉरी कैपिटल डी, यहाँ पे क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, डी ऑफ एन माइनस ए वन डी एन माइनस वन, ऐसे करके ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन, और यहाँ पे y है इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन, लिख दिया d के फॉर्मेट में। ठीक, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर यहाँ पे अब हम लोग देखें, जैसे तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 0, इसको इस तरह फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हिंट करते हैं, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 होता था, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेम उसी तरीके यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए इस ब्रैकेट के बाहर k मल्टीप्लाई होता तो हम लोग इसको ऐसे k भी लिख सकते थे। ये फंक्शन ऑफ x, सॉरी ये फंक्शन ऑफ x लिखा था और उसके साथ में k मल्टीप्लाई था। सेम उसी तरीके हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, फंक्शन किसका लिखा है, d के फंक्शन लिखे हैं और उसके साथ में बाहर क्या मल्टीप्लाई है, y है। तो हम लोग इसके ऐसे लिख सकते थे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का हायर ऑर्डर का फंक्शन हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी कैसे लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, या नोट कर लीजिएगा ये बात, कि d को रिप्लेस करेंगे m से एंड y को रिप्लेस करेंगे 1 से। जो यहाँ पे फंक्शन लिखा है, ये इसमें क्या करेंगे, d को किससे रिप्लेस करेंगे, m से, और y को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बनेगी और वहां पे वेरिएबल क्या बनेगा, ये यहाँ पे किसके टर्म में बन जाएगा, फंक्शन ऑफ m के टर्म में बन जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फंक्शन ऑफ m के टर्म में बनेगा, वेरिएबल एक बनेगा, वहां से हम लोग उसका रूट्स निकाल लेंगे। ये कोई इक्वेशन बनेगी, या लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या क्यूबिक इक्वेशन बन सकती है। तो यहाँ से हम लोग उसका निकाल सकते हैं रूट्स, अल्फा बीटा गामा रूट्स निकालेंगे। ये सब क्या निकालेंगे, रूट्स। अब CF क्या होगा, ये यही इक्वेशन हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। यही इक्वेशन क्या होगी हमारी भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। क्या, कौन सी, जिस इक्वेशन को हम लोगों ने y को 1 से रिप्लेस किया है और d को m से रिप्लेस किया है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार फिर से मैं समझाता हूं क्या कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट है हमारे पास, ये आपने समझ लिया ना कि एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर यहीं पे इसको क्यू भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड में देखें क्यू, और सी एफ निकालने के लिए इसी क्यू को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया है। तो अब देखो इसी फॉर्मेट में मैंने क्या कहा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए d को क्या करते देते हैं, सॉरी d को रिप्लेस कर देते हैं m से और y को रिप्लेस कर देते हैं 1 से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक m की इक्वेशन आ जाती है, जैसे m टू द पावर n यहाँ पे, या m क्यूब प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इस तरीके से कोई एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम इसका क्या कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे। रूट निकालना आता है, नहीं आता तो उसको भी हम अच्छे से सीखेंगे। तो रूट निकाल लेंगे। फिर CF कैसे पता चलेगा, CF क्या कैसे पता चलेगा, ये रूट्स के नेचर पे डिपेंड करेगा। CF क्या होता है, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी डिपेंड ऑन द रूट्स ऑफ द नेचर। ये किस पे डिपेंड करेगा, रूट्स ऑफ द नेचर। अब नेचर क्या होगा, रूट्स के कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो अब डिस्कस करते हैं नेचर। रूट्स के कैसे नेचर हो सकते हैं। पहला रूट क्या आ जाए, व्हेन roots are real and different, means
जैसे मैं देखो यहाँ पे एक इक्वेशन, अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम एग्जांपल करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में चला जाएगा, उसके बाद फिर जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये इक्वेशन था, तो यहाँ पे रूट्स जो आ रहे होंगे, मान लीजिए इसके रूट्स आ गए m1 m2 m3, ये रूट्स आएंगे 3। यहाँ पे हायर ऑर्डर क्या है, पावर क्या है, सबसे हाई पावर क्या है 3 है, तो हमारे रूट्स कितने आएंगे 3 रूट्स आएंगे। तो यही सेम, ये अगर रूट हमारे कैसे आ गए m1 m2 m3 रियल है और डिफरेंट है, तो ये तब CF क्या लिखेंगे, CF क्या होगा वहां पे C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x एज इट इज। ये हो जाएगा पहला, जब हमारा क्या हो कि रूट्स रियल और डिफरेंट हो। दूसरी कंडीशन बनती है भाई, दूसरी कंडीशन क्या हो, व्हेन रूट्स आर रियल एंड सेम। रूट्स रियल एंड सेम हो मीन्स क्या हो कि m1 इज इक्वल्स टू m2 हो और m3 ऐसे हो, m1 m2 सेम हो, तो क्या हो सकता है CF लिखने के लिए तब क्या करेंगे C1 प्लस C2x, ये सब फॉर्मूला है, C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x प्लस C3 e की पावर m3x। अब m2 वही उसी में चला गया m1 में, ये हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला देखें, अब इसी में सेम देखिएगा, अब इसको समझने के लिए देखें तो C1 यहाँ पे था नहीं e टू द पावर m1x, यहाँ पे e टू द पावर m2x। अब m1 और m2 की वैल्यू सेम हो गई है, तो ये इसको e कॉमन ले लिया बाहर। अब यहाँ पे अगर यहाँ देखें तो m1 को m2 को m1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये m1 को हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, ये वाला पूरा C1 m1 e टू द पावर m1x e टू द पावर m1x कॉमन ले लिया बाहर। अब अंदर बस केवल क्या किया है, x का मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम हैं इसलिए। अब यही तीनों सेम हो जाते तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, ये तीनों सेम हो जाते, तब क्या करते, तो कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करते, बस सिंपल सा था, यही ऐसे लिखते C1 प्लस C2x प्लस C3 भी आ जाता, बट x के बाद एक्स स्क्वायर हो जाता, मतलब मीन्स है कि x की पावर इसे बढ़ती जाएगी जितने जितने रूट सेम आएंगे, और बाहर बस केवल और केवल m1x लिखा जाता। ठीक, ये होता जब रियल होते और सेम होते। अब आगे चलते हैं, तीसरा रूट, तीसरी कंडीशन, जब रूट्स व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी हो, तब इमेजिनरी मीन्स ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मीन्स m की वैल्यू क्या है, m1 m2 की वैल्यू ऐसे आ गई हो, m1 आ गया हो x प्लस आई वाई, यहाँ पे z x प्लस माइनस आई वाई हो सकता है, तो m2 क्या आ गया हो, x माइनस आई वाई हो गया। कभी कभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, लेस देन जीरो होता था, जीरो से छोटा होता था, तो वहां पे इमेजिनरी रूट्स बनते थे, आयोटा में जाता था, तो वहां इस तरीके का अगर रूट्स मिलते हैं तब हम लोग CF क्या कैसे लिखेंगे, तब CF लिखने के लिए क्या करेंगे, e टू द पावर, यहाँ पे देखिए इसको x प्लस आई वाई में ना लिख दे, x प्लस आई वाई लिख लें, या तो रूट्स हमारे किस में आते हैं, अल्फा प्लस आयोटा और बीटा में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा x प्लस C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये सेम ये हो गया हमारा। ये हमारे थे 3 रूल, जब रूट्स क्या क्या हैं, रियल और सेम हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, इमेजिनरी हो, और ये तो सेम हो गया। अब यही इमेजिनरी और सेम आ जाए, तो इमेजिनरी और सेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 x को अगर देख लो, ये मैं लिख देता हूं, जब सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा x ऐसे ही रहेगा, C1 प्लस C2 x कॉस बीटा x प्लस C3 प्लस C4 x साइन बीटा x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जब इमेजिनरी भी हो और सेम भी हो। चलिए आइए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल अगर करके देखें तो एग्जाम्पल लेते हैं, d³ माइनस
3d² प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर है y इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन दिया है, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर देखिए ये इक्वेशन और कैसे लिखी जा सकती है, और करके अगर आपको इक्वेशन, ये सेम इक्वेशन d³ अपॉन dx³ माइनस 3d² अपॉन dx² प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इस सेम तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है, आप कोई भी तरीके में मिली हो, आपको सॉल्यूशन करने से मतलब है। अब ये देखिए, ये इक्वेशन हम लोग पकड़ते हैं। अब मैंने क्या कहा, CF निकालना है, यहाँ पे फाइंड आउट द CF, फाइंड आउट द CF। अब CF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्यों ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि CF जो होता है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के नेचर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि D को किससे रिप्लेस करते हैं, M से, और Y को किससे रिप्लेस करते हैं, 1 से। तो D को M से रिप्लेस करना है तो क्या हो जाएगा, m³ माइनस 3m² प्लस 4, और y को 1 से रिप्लेस कर दोगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो बन गई ना एक इक्वेशन किसकी, m की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब m का रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे m का रूट निकालने के लिए क्या करते हैं पहले, अब यहाँ पे देखिए एक क्यूबिक इक्वेशन बनी है, m की एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको रूट्स निकालने नहीं आते हैं, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के, और पावर 4 वेरिएबल की अगर पावर 4 है तो उसको कैसे रूट्स निकालते हैं वो सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो हीट एंड ट्रायल मेथड आपको पता होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड अगर अप्लाई करें तो m की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करें, m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं -1, m की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं -1 पुट करके देखें तो -1 का क्यूब माइनस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये -1 ये -3 ये +4, तो ये देखिए 0 के इक्वल आ गया। मीन्स इस इक्वेशन का एक रूट क्या हो गया, -1 हो गया। मीन्स अब m+1 इसका एक क्या हो गया, फैक्टर हो गया, m+1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को m+1 से डिवाइड कर देंगे। तो m+1 से डिवाइड कर देंगे तो ये m³ माइनस 3m² प्लस 4 है। अब इसको क्या हमारा ये m+1 एक रूट आ गया था, तो अब हम लोग इससे एक डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहले m², तो ये m² यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा m से, तो क्या बन जाएगा m³, फिर 1 से मल्टीप्लाई करे होगा तो प्लस m² बन गया। तो ये अब माइनस होगा, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड हो जाएगा, तो -4m² प्लस 4 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 4m से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4m से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4m² प्लस 4m आ जाएगा, नहीं -4m आएगा, यहाँ पे आएगा -4m, -4m। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर ये प्लस, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4m प्लस 4, क्योंकि ये m अकेले वेरिएबल के साथ है, ये 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4m प्लस 4, माइनस कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आया है, m² माइनस 4m प्लस 4, m² माइनस 4m प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक सीरीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोई सा भी लगा दो, मिड टर्म ही यूज़ करके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये क्या कर दें, 2m माइनस 2m प्लस 4, तो यहाँ से m माइनस 2 कॉमन लिया तो m माइनस 2, तो m माइनस 2 मीन्स क्या आ गया, m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो m इज इक्वल टू 2, तो 2 बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो m के कितने रूट्स आ जाएंगे, एक रूट्स हमारा था -1, m के कितने रूट, एक -1 एक 2 और एक 2 आ गया। तो ये कितने, तीनों रूट आ गए भाई। अब देखो ये रूट कैसे आ रहे हैं, ये रूट क्या है, रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये देखो डिफरेंट भी हैं, ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं और ये दोनों आपस में सेम है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन फॉलो हो रही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना
कि रूट क्या हो, जब रियल हो और सेम हो तब की कंडीशन क्या, तब सी एफ क्या लिखते थे, C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x। ये कब लिखते थे, जब तीनों रूट क्या होते, डिफरेंट होते। बट यहाँ पे दो रूट सेम आ गए हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, C1 e टू द पावर C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x प्लस C3 e की पावर m3x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 प्लस x C2 और e की वैल्यू क्या आ गई है m1x में 2 आ गई है, तो 2x प्लस C3 e की पावर -1x। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर C1 प्लस x C2 e टू द पावर 2x प्लस C3 e की पावर -x। ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा CF का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर रिकैप कराएं तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले शुरुआत किया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसका एक शॉर्ट वीडियो एक एग्जांपल किया था। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर हायर ऑर्डर पढ़ा, हायर ऑर्डर की इक्वेशन देखी, ये ए नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस A1 डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n-1, ऐसे करके ए एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये पढ़ा। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, डी एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये पढ़ा। फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई होता है, जहाँ पे सी एफ क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई क्या होता था, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता था। तो ये था। फिर सी एफ कैसे सॉल्व करते हैं, और सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है जब क्यू की वैल्यू 0 कर देते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, जो फंक्शन मिलता है, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, ये जाना। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो फंक्शन होता था या जो इक्वेशन होती थी उसमें d को m से और y को 1 से रिप्लेस करके एक m की इक्वेशन निकाल लेते थे, उसके रूट्स निकाल लेते थे। रूट्स निकालने के जो नेचर आते थे उस पर हम लोग CF के फॉर्मूले देखे, वो लिख लेते थे। तो ये आज का था हमारा लोग का पूरा सेशन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CF के कुछ और केसेस देखेंगे, फिर PI को शुरू करेंगे और PI को एक्सप्लोर करेंगे। और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।